हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता तक पहुंचे मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात बोली है कि 2014 से और 2023 तक जो 9 वर्ष हैं उसमें इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, लोगों के लिए क्या कार्य किए गए हैं, कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, उसका क्या लाभ हुआ है लोगों को और किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आया है, इन सभी बातों को लेकर वो जनता के बीच में जाएं। 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, बुनियादी ढांचे से लेकर बजट आकार तक कई क्षेत्रों का विकास इसमें महत्वपूर्ण होगा। मोदी ने इस अवधि को अमृत काल का नाम भी दिया। मोदी ने 2014 के बाद से विभिन्न क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा, उनकी सरकार के गरीब समर्थक उपायों के बारे में विस्तार से बात करी है। देखिए, बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्री परिषद के सहयोगियों से चुनाव तक देश भर के मतदाताओं से जुड़ने की अपील की है। आपको इससे पहले पता होगा कि भोपाल में एक वर्चुअल तौर पर मीटिंग करी गई थी जिसका नाम था मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल बैठक थी जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दिया गया कि किस तरीके से वे अपने बूथ के लिए कार्य करेंगे, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि आगामी जो चुनाव होंगे वो मार्च या अप्रैल 2024 में होंगे और अप्रैल में नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में हैं और वो कार्यकर्ता से लेके मंत्रियों तक सबको इस योजना को बताने के लिए बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने लोगों के लिए क्या परिवर्तनकारी कार्य किए हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का विस्तार कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आज भी बता देते हैं आपको शॉर्ट में कि जो मंत्री परिषद होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिमंडल अलग होता है। मंत्रिमंडल यानी कि केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और उप मंत्री 4 होते हैं। तो भारत में उप मंत्री का प्रावधान नहीं है, लेकिन कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, ये 3 मंत्री भारत में होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पहली बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया गया है आरोपी। अब ये जो केस है, ये जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे तब का मामला है। उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया और उस अधिग्रहण के बदले उन्हें ग्रुप डी में नौकरी दी गई थी। कुछ ज़मीनें जो है वो तेजस्वी यादव की प्राइवेट कंपनी को दी गई थी। उसके बाद से ये मामला संज्ञान में आया था। इसमें जो विशेष न्यायाधीश हैं सीबीआई के, गीतांजलि गोयल के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अलावा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी व अन्य से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अभी तक इसमें 3 आरोपी थे, लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा यादव, जो इनकी पुत्री हैं सांसद। उसके बाद अब तेजस्वी यादव का भी नाम इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चाचा भतीजे में छिड़ी रांगपा यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जे की लड़ाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार और उनके काका शरद पवार के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। सोमवार को राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल व लोकसभा अध्यक्ष सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया, जबकि जवाब में पार्टी पर अपना अधिकार बता रहे थे। अजीत पवार गुट ने पुराने महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल को हटाकर अपने समर्थक सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। साथ ही अजीत पवार ने यह भी माना कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ही हैं और उन्होंने सीनियर पवार को गुरु दक्षिणा दी है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपको पता होगा शिवसेना में भी 2 गुट बन गए थे, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट, लेकिन ज़्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए थे। केस सुप्रीम कोर्ट में गया और जो विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ गए थे उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एकनाथ के पक्ष में दिया था। वैसा ही कुछ हाल अब होता इस पार्टी में भी दिख रहा है। सेंसेक्स की न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 3 वर्षों में विज्ञापन पर खर्च का ब्यौरा दे दिल्ली सरकार।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS परियोजना के निर्माण के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त करने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को पिछले 3 वित्त वर्षों में विज्ञापनों पर किए गए खर्च का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। और ये जो RRTS है के निर्माण के लिए पैसे की जरूरत थी, इसी मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया है। जस्टिस SK कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने आम आदमी पार्टी सरकार को 2 सप्ताह के भीतर विज्ञापन पर किए गए खर्च का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इससे पहले दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि सरकार के पास धन का अभाव है। उन्होंने परियोजना के लिए आर्थिक सहायता देने में असमर्थता व्यक्त की थी। अब ये RRTS परियोजना है क्या? देखिए, RRTS परियोजना के जरिए दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाना है। इसके तहत हाई स्पीड रेल सेवा दी जाएगी। इसके जरिए नॉन पिक टाइम में माल ढुलाई भी की जाएगी। रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यह सेवा मेट्रो से अलग होगी। मेट्रो में रफ्तार कम और पड़ाव ज्यादा होते हैं, जबकि RRTS में रफ्तार अधिक और पड़ाव कम होंगे। नेक्स्ट न्यूज आते हैं कि कोयला तस्करी कांड से जुड़े कई नेता साल में 20 से अधिक बार गए विदेश। ये न्यूज़ है कोलकाता से संबंधित। बंगाल में जो कोयला तस्करी कांड की जांच कर रही ईडी को पता चला है कि इस मामले से जुड़े बंगाल के कई प्रभावशाली नेताओं ने एक वर्ष में 20 से ज्यादा बार विदेश की यात्राएं की हैं। इनमें लगभग 15 बार दुबई की यात्रा शामिल है। इतना ही नहीं, यात्रा का यह सिलसिला 2017 से 2020 तक चला है। ईडी अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन नेताओं को एक साल में इतनी बार विदेश यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी। दुबई के अलावा इन नेताओं ने थाईलैंड, इंग्लैंड समेत विभिन्न देशों की यात्राएं की हैं। विदेश यात्रा करने वाले प्रभावशाली नेताओं में एक सांसद व उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। कोलकाता की एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से ये विदेशी यात्राएं हुई थीं। ईडी ने उक्त ट्रैवल एजेंसी के कार्यालय में छापेमारी कर वहां से कई महत्वपूर्ण कागज जब्त किए हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि दिल्ली सरकार के 400 विशेषज्ञ बर्खास्त। LG-VK सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्ड, सोसाइटी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विशेषज्ञों के रूप में कार्य कर रहे 400 लोगों को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस आशय का प्रस्ताव आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने कहा है कि निर्वाचित सरकार ने शोधार्थियों, सहयोग शोधार्थियों, सलाहकारों, उप सलाहकारों, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और विशेषज्ञों को गैर पारदर्शी तरीके से तथा सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी प्रदान किए बिना नियुक्ति की है। सेवा विभाग ने LG को लिखे अपने नेट में कहा है कि सरकार इन लोगों को नियुक्त करते समय केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण मानदंडों का पालन करने में भी विफल रही है। यही नहीं, चयनित उम्मीदवारों में से कई तो अपने पदों के लिए जारी विज्ञापन में निर्धारित शैक्षिक और कार्य अनुभव मापदंड भी पूरा नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सरकारी स्कूल के 4 लाख विद्यार्थी अत्यधिक कुपोषित। राजधानी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 4,08,033 विद्यार्थी अत्यधिक कुपोषित पाए गए हैं। निदेशालय के मुताबिक ये सभी विद्यार्थी कुपोषण के रेड जोन यानी कि खतरनाक जोन में हैं। निदेशालय ने रेड जोन वाले 82 स्कूलों की सूची जारी कर कहा है कि इन स्कूलों में अधिकतर कन्या विद्यालय हैं। निदेशालय ने इन सभी विद्यार्थियों को भरपूर पोषण देने और कुपोषण दूर करने के लिए स्कूल में मिनी स्नैक ब्रेक शुरू किया है। साथ ही अभिभावकों को विद्यार्थियों को पोषण युक्त खाना देने के लिए परामर्श दिया गया है। विद्यार्थियों की लंबाई व वजन का रिकॉर्ड रखा गया है। वहीं गर्मी की छुट्टियों से पहले मेगा कैंप लगाकर अलग से रेड जोन के विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाकर उनके बच्चों के कुपोषण को लेकर बताया गया और अभिभावकों को कम लागत में उच्च पोषण वाले व्यंजन बनाने को लेकर प्रोत्साहित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि खालिस्तान समर्थकों पर कनाडा का ठंडा रवैया, भारत ने फिर दी है चेतावनी।
देखिए, भारत की तरफ से बार बार आगाह करने के बावजूद भी ऐसा नहीं लगता है कि कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थक संगठनों पर आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर कोई गंभीरता दिखाने के मूड में है। खालिस्तान समर्थक संगठनों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वे सीधे तौर पर कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर पोस्टर लगा रहे हैं। इसमें जो हालात को सुधरते नहीं देख विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर कहा है कि कट्टर खालिस्तान समर्थक ना तो भारत के लिए सही हैं और ना ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए हितों में है। एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि कनाडा में हाल ही में खालिस्तान समर्थकों की तरफ से जो पोस्टर जारी किए गए उन्हें उसकी जानकारी है। जल्द ही इस मुद्दे को कनाडा सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया जैसे कई साझेदार देशों से आग्रह किया है कि वे खालिस्तान समर्थकों को कोई जगह नहीं दें, क्योंकि किसी भी देश के लिए ये ठीक नहीं होगा। तो अब कनाडा के बारे में थोड़ा हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। अब देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें कनाडा, ये है कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिस ट्रूडो और करेंसी है डॉलर। अमेरिका का पड़ोसी देश है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट हुआ हाईटेक, पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट हाईटेक हो गया है, पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत हो चुकी है। 73 साल के इतिहास में अब भारतीय न्यायपालिका के पूरी तरह हाईटेक होने की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली 5 कोर्ट ग्रीन हाई कोर्ट बन गई है। कोर्ट में अब ना फाइलें होंगी, ना तो कोर्ट रूम में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की किताबें होंगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर अदालत कक्षों में बड़े एलसीडी भी लगाए गए हैं। वकीलों के लिए भी हाईटेक सुविधाएं हैं और मशीनों के जरिए कागज जजों को दिखाए जा सकते हैं। जज भी कानून की किताबों की जगह डिजिटल तरीके से विभिन्न फैसले देख सकेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले 5 अदालत कक्ष वाईफाई से लैस हो गए हैं और सभी अदालत कक्षों में कानून की कोई किताब और कागजात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिजिटलीकरण की ओर से इस बड़े कदम की घोषणा करते हुए सीजेआई ने कहा कि अब किताबें चली गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई पहल के तहत निःशुल्क वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। इस सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों, वादियों और मीडिया कर्मियों के साथ परिसर में आने वाले अन्य लोगों के लिए निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह कदम ई पहल के तहत लिया गया है और SCI वाईफाई पर लॉगिन कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। 90% परिवहन निगम घाटे में, बढ़ रहा देनदारियों का बोझ। बस आधारित सार्वजनिक शहरी परिवहन के ढांचे की अहम कड़ी माने जाने वाले राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में से ज्यादातर न केवल घाटे में हैं बल्कि उन पर देनदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में उनकी आर्थिक स्थिति की जो तस्वीर सामने आई है वह उनकी बदहाली को ही नए सिरे से उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 10% यानी कि 69 में 7 उपक्रम ही ऐसे हैं जिन्होंने लाभ कमाया है। बाकी के कामकाज का कुल नतीजा 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान का है। दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग गर्भवती लड़कियों को सहारा देगी सरकार। इसके लिए एक नई योजना शुरू की गई है, उसका नाम है मिशन वात्सल्य। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर परिवार के उनका परित्याग करने के संबंध में एक नई योजना शुरू की है। लॉन्च की गई मिशन वात्सल्य योजना के तहत इन नाबालिग लड़कियों को शरण, भोजन और कानूनी सहायता मुहैया कराई जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से कहा कि निर्भया योजना के तहत शुरू की गई नई स्कीम में दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई उन नाबालिगों को बुनियादी और वित्तीय सहायता देना सुनिश्चित किया जाएगा जिनके पास अपना बचाव करने का कोई साधन नहीं है। उन्होंने बताया कि हमने राज्य सरकारों से मिलकर मिशन वात्सल्य के लिए प्रासंगिक ढांचा तैयार किया है। गर्भवती नाबालिगों को राहत देने के लिए उन्हें बाल कल्याण संस्थानों से भी जोड़ा जाएगा। वर्ष 2021 में लॉन्च हुई मिशन वात्सल्य का मुख्य फोकस बच्चों की सुरक्षा और कल्याण होगा। ईरानी ने कहा कि नई स्कीम के तहत अतिरिक्त सहायता के तौर पर 18 वर्ष तक की लड़कियों को बाल कल्याण संस्थानों के स्तर पर सहायता दी जाएगी।
जबकि 23 वर्ष तक की महिलाओं को आफ्टर केयर सेंटर से संबद्ध रखा जाएगा। कोर्ट की सुनवाई में जाने के लिए भी सुरक्षा वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों के लिए 415 पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं। भारत को पर्यटन के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया जैसे बड़े निवेश की जरूरत। कोरोना संकट के बाद पर्यटन को गति देने के लिए वैसे तो भारत दुनिया के सभी देश जुटे हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया की पहल सबसे अलग है। वह पर्यटकों की पसंद का ख्याल रखते हुए खुद को एडवेंचर टूरिज्म के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने में जुटा है। इसके लिए उसने पूरे देश में बड़ा निवेश किया है। इसके साथ ही वह विश्व में करीब 50 देशों में देखो कोरिया नाम से एक अभियान भी छेड़े हुए है। इसके तहत वर्ष 2027 तक करीब 30 मिलियन विदेशी पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को भी ऐसी पहल करने की जरूरत है, खासकर एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में, जिसकी संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है। पर्यटकों को लुभाने के लिए दक्षिण कोरिया आसान वीजा नियम, टैक्स में छूट, होटलों के किराए को आकर्षक बनाने, कोरोना सहित पूरे दूसरे नियमों में ढील जैसे नई या अन्य सहूलियतें जुटा रहा है। इसके साथ ही उसने 2023 और 2024 की विशेष पर्यटकों को लुभाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वाइस एडमिरल अतुल आनंद डीएमए के नए अतिरिक्त सचिव बने हैं। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग में सोमवार को नए अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पद पर पूर्व में तैनात लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी 28 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वाइस एडमिरल आनंद की 1 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्ति हुई थी। वह राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी 71वें कोर्स डेल्टा स्क्वाड्रन, डिफेंस सर्विस कॉमन स्टाफ कॉलेज मीरपुर और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। वह अमेरिका के हवाई स्थित एशिया पैसिफिक सेंटर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज से एडवांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन कोर्स भी कर चुके हैं। वर्ल्ड रैंकिंग के लिए उच्च शिक्षण संस्थान होंगे अपग्रेड। देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय उच्च संस्था अभी तक अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े दिखे हैं। फिलहाल इस दिशा में पहल शुरू की गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों से ऐसे सभी जरूरी मानकों पर काम करने के लिए कहा गया है जो उन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में जगह दिला सकें। इसके साथ ही इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जा रहे संस्थानों से भी उन कमजोरियों को पहचानने और सुधार करने के लिए कहा गया है। इस बीच सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से विदेशी छात्रों के लिए विशेष सीटें सृजित करने के लिए भी कहा गया है। और इसमें यह बताया गया है कि हाल ही में जारी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में देश के सिर्फ 2 उच्च शिक्षण संस्थान ही टॉप 200 में जगह बना पाए हैं। इसमें पहला है IIT बॉम्बे जो 149वें नंबर पर है। दूसरा है IIT दिल्ली जो 197वें नंबर पर है। हालांकि इसमें टोटल 45 कॉलेज ने जगह बनाई है। पहले यह आंकड़ा सिर्फ 13 कॉलेज का था। नेक्स्ट न्यूज हम ले रहे हैं बिजनेस पेज से। 2030 तक लॉन्च हो सकती है 6G सेवा। देखिए, 6G सेवा अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इसमें सबसे तत्परता से अगर कोई लगा हुआ है तो साउथ कोरिया लगा हुआ है। साउथ कोरिया 2028 तक 6G सेवा लाना चाहता है और वह पहला देश बनना चाहता है जिसने 6G सेवा लॉन्च की हो। उसके लिए उसने 3900 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम भी खर्च की है। अब अमेरिका, चीन, जापान और भारत, ये 4 कंट्री ऐसी हैं जो 6G सेवा को स्टार्ट करने के लिए आगे दिख रही हैं। अमेरिका, चीन, जापान, साउथ कोरिया और भारत। इसमें अमेरिका ने इसके लिए नेक्स्ट जी अलायंस करके एक थीम लॉन्च भी कर दी है। जापान ने विजन 2030 इसके लिए लॉन्च किया है। तो भारत में अभी हालांकि 5G ही सेवा पूरी नहीं आ पाई है, लेकिन इसमें मंत्री कह तो रहे हैं कि 2030 तक हम 6G ले आएंगे। अगर ये 2026-27 तक 5G पूरे कंट्री में ला पाएंगे तो ये 6G कैसे 2030 तक ला पाएंगे, ये इनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। हालांकि अभी जो 5G टावर लगाने की स्पीड बताई जा रही है वो लगभग प्रत्येक घंटे में 1 टावर लग रहा है, ऐसा मंत्री जी ने बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक में होगा IDFC लिमिटेड का विलय।
देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो स्थापना है वो 1997 में हुई थी। उसके बाद 2013 में उन्होंने वाणिज्यिक अनुसूचित बैंक के लिए आरबीआई के पास यानी लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास प्रतिवेदन दिया था, आवेदन दिया था और 2014 में इसे मंजूरी मिल गई थी और 2015 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का परिचालन स्टार्ट हो गया था। इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट मेंबर। अब इसमें जान लीजिए कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही लगभग 4-5 दिन पहले न्यूज़ देखी होगी कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का भी विलय हो गया। इसके साथ ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया एचडीएफसी बैंक और पूंजी के हिसाब से विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया एचडीएफसी बैंक। तो उसके बाद ये सबसे बड़ा उसके बाद ये जो मर्जर है वो भी माना जा रहा है कि बड़ा मर्जर होगा। इसमें 125 शेयर दिए जाएंगे आईडीएफसी बैंक के, जिनके पास आईडीएफसी के शेयर होंगे 100 के बदले 125 शेयर दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है 2000 रुपए के 76% नोट बैंक में लौटे आरबीआई। आरबीआई ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपए के 76% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। इनमें से अधिकांश नोट खातों में जमा हुए हैं। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया था और 30 सितंबर तक का समय दिया था। 30 जून तक 2.72 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ चुके हैं, जबकि जो परिचालन में अभी 3.56 लाख करोड़ रुपए नोट थे, जिसमें 2.72 लाख वापस आ चुके हैं। अगर हम बात करें तो अकाउंट में जमा हुए हैं 87% और 13% लोगों ने नोट चेंज किए हैं। कच्चे तेल के निर्यात में कटौती करेगा रूस। रूस ने इस साल प्रतिदिन 95 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया है। उसके बाद सऊदी अरब है जिसने 90 लाख बैरल का उत्पादन किया है। लेकिन रूस ने अगले महीने यानी अगस्त से कच्चे तेल के निर्यात में 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करने की घोषणा की है, यानी 90 हो जाएगा। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने सोमवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए निर्यात में स्वैच्छिक कटौती का फैसला लिया गया है। हालांकि नोवाक के प्रवक्ता ने रूस की ओर से तेल उत्पादन में इतनी ही मात्रा में कटौती का इनकार किया है। दरअसल ये न्यूज़ क्यों हाईलाइट हुई, क्योंकि रूस और सऊदी अरब मिलकर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। इसी को लेकर रूस ने निर्यात में कटौती का फैसला किया। इससे पहले सऊदी अरब ने भी उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन की स्वैच्छिक कटौती को अगस्त में जारी रखने की घोषणा की थी। अभी सऊदी अरब प्रतिदिन 90 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। फ्रांस में हिंसा में तो कम हुई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इस न्यूज़ को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और वेस्ट बैंक में इजराइल ने ड्रोन से किया हमला, 9 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। ये भी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इमरान खान ने झंडा अभियान चला, फिर शुरू की सियासत। IMF चौथी बार सबसे बड़ा कर्जदार बन जाएगा पाक। ये न्यूज़ देख लेते हैं कि पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। नकदी की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान समझौते के तहत अगले 9 महीनों में $3 अरब मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन जाएगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जून के अंत में IMF और पाकिस्तान सरकार के बीच कर्मचारी स्तर पर समझौता हुआ है। हालांकि अभी IMF बोर्ड की मंजूरी मिलनी है। कर्ज देने में आनाकानी कर रहे IMF को समझौते के लिए राजी करने में अमेरिका का बड़ा हाथ है। चलिए, तो ये आज का यानी 4 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।